अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी सोनिया एंड इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इपोएटिन अल्फ़ा एंड ड्राबिपोएटिन अल्फ़ा के बारे में। ये एक फार्माकोलॉजी का लेक्चर है जो कि हमने क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मेड इनक्रेडिबली इजी बुक से लिया है। इस बुक को आप गूगल या फिर क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इपोएटिन अल्फ़ा एंड ड्राबिपोएटिन अल्फ़ा। तो जैसे कि हेमाटोलॉजिक ड्रग कैटेगरी हमने स्टार्ट की हुई है। सो इसमें इरिथ्रोपोएटिन एजेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इरिथ्रोपोएटिन एजेंट्स क्या होते हैं? इरिथ्रोपोएटिन्स आर सबस्टेंस, ये एक सबस्टेंस है जो कि किडनी से रिलीज होते हैं। किसके रिस्पॉन्स में? हाइपोक्सिया की वजह से। हाइपोक्सिया का मतलब है रिड्यूस्ड ऑक्सीजन एंड एनीमिया। एनीमिया की भी वजह से ये जो सबस्टेंस है वो किडनी से रिलीज होते हैं। अब इरिथ्रोपोएटिन का काम क्या है? ये स्टिमुलेट करते हैं आरबीसीज की प्रोडक्शन को, जिसको हम एराथ्रोपोएसिस बोलते हैं। एराथ्रो यानी रेड ब्लड सेल और पोएसिस यानी फॉर्मेशन, यानी ये स्टिमुलेट करते हैं आरबीसीज की प्रोडक्शन यानी एराथ्रोपोएसिस को इन दी बोन मेरो। कहाँ पर करते हैं ये सारा कुछ? बोन मेरो में। ओके, फॉर द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग डिक्रीज्ड एराथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन। अब उन पेशेंट्स में जहाँ जिन पेशेंट्स में रीनल फेल्यूर हो गया है और उसकी वजह से एराथ्रोपोएटिन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई है, तो उनको हम इपोएटिन अल्फ़ा और ड्राबिपोएटिन अल्फ़ा देते हैं। अब इपोएटिन अल्फ़ा और ड्राबिपोएटिन अल्फ़ा क्या है? दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो कि जिनका फंक्शन सेम होता है एराथ्रोपोएटिन जैसा, और ये स्टिमुलेट करती हैं आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए। सो ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट था इपोएटिन अल्फ़ा एंड ड्राबिपोएटिन अल्फ़ा का। नाउ हम देखें इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि जो मूवमेंट है ड्रग की बॉडी के अंदर वो कैसे हो रही है। सो इपोएटिन अल्फा एंड ड्राबिपोएटिन अल्फा में बी गिवन सबक्यूटेनसली और आईवी, इन दोनों रूट से हम इनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो इनकी हम रीचिंग द पीक डिस्कस करें, यानी ये पीक लेवल पर कौन से टाइम पर पहुंचती है। सो आफ्टर सबक्यूटिनसली एडमिनिस्ट्रेशन, जो पीक सीरम लेवल है इपोएटिन अल्फ़ा की वो अगर होती है 5 से 24 घंटे में। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। 5 से 24 घंटे में पीक लेवल जो है इपोएटिन अल्फ़ा की सीरम में वो तब अकर होती है। द पीक लेवल ऑफ ड्राबिपोएटिन अल्फ़ा अकर्स विद इन 24 आवर टू 72 आवर। अब ये पीक लेवल है किसकी? ड्राबिपोएटिन अल्फ़ा की, जो कि अगर होती है 24 से 72 घंटों में। सो द सर्कुलेटिंग हाफ लाइफ इज 4 to 13 आवर फॉर इपोएटिन अल्फा। अब हाफ लाइफ क्या है कि कितना टाइम वो ड्रग जो है बॉडी में सर्कुलेट कर रही है, उसको हम उसकी हाफ लाइफ बोलते हैं। तो जो इपोएटिन अल्फा है उसकी पीक लेवल ही कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है? 5 से 24 घंटे। तो ये तो कम है एज कम्पेयर टू ड्राबिपोएटिन अल्फा से। सो यहाँ पर इसकी जो हाफ लाइफ है वो 5 से 24 के बीच का जो दरमियाना टाइम है वो कितना हो गया हमारे पास? 4 से 13 घंटे। 4 से 13 घंटे हाफ लाइफ है किसकी? इपोएटिन अल्फा की बॉडी के अंदर। और दूसरी बात हम देखें ड्राबिपोएटिन अल्फा की हाफ लाइफ, तो वो है 49 आवर्स। ठीक है, तो 49 आवर्स ड्राबिपोएटिन अल्फा की हाफ लाइफ है बॉडी के अंदर। सो द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग लास्ट फॉर सेवरल डेज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनका जो डिपेंड करता है हाफ लाइफ इनके ऊपर, कि कितनी इनकी हाफ लाइफ है, उसकी वजह से ही जो है ना, जो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट है वो लास्ट करता है सेवरल डेज के लिए। सो उसके बाद दीज ड्रग्स आर एलिमिनेटेड थ्रू किडनीज। ये किडनी से ड्रग्स एलिमिनेट होती हैं। नाउ हम इनकी देखेंगे फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स का मतलब है कि जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या कर रही है। सो वो पेशेंट जिनकी कौन सी कंडीशन है? जिनकी डिक्रीज एराथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन वाली कंडीशन हो गई है, यानी क्रोनिक रीनल फेल्यूर। अब एराथ्रोपोएटिन की प्रोडक्शन कौन कर रहा है? किडनीज। अगर किडनीज का ही फेल्यूर हो जाए, क्रोनिक रीनल फेल्यूर हो जाए, तो उसकी वजह से एरिथ्रोपोएटिन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये कंडीशन अकर होती है। तो तब ही हम क्या एडमिनिस्टर करते हैं? इपोएटिन अल्फा और ड्राबिपोएटिन अल्फा को एडमिनिस्टर करते हैं। सो टिपिकली इनके रीनल फेल्यूर होने की वजह से क्या होता है? नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो जाती है। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है? ना तो रेड ब्लड सेल की साइज इंक्रीज होती है, ना तो डिक्रीज होती है। उनकी साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आती, सिर्फ
क्या है कि एनीमिया हो जाती है डिफरेंट टाइप में, ठीक है, सेल की डिक्रीज या फिर इंक्रीज होने की वजह से नहीं होती। इनमें इनमें जो रेड ब्लड सेल की साइज है वो नॉर्मल होती है, इसीलिए हम इसको नॉर्मोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया अगर हो जाती है, जिसके बाद हम इपोएटिन अल्फा और ड्रेबिपोएटिन अल्फा एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि सिमिलर काम करते हैं इरिथ्रोपोएटिन जैसा। सो थेरेपी, इनकी थेरेपी देने के बाद ये जो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है ये 5 से 6 वीक तक खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये है सिंपल सी इसकी फार्माकोडायनामिक्स। नाउ हम देखेंगे इसका फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स का मतलब है कि कौन सी थेरेपी के लिए हम ये ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इपोएटिन अल्फा को देखेंगे कि ये इपोएटिन अल्फा किसके लिए यूज़ हो रही है। सो इपोएटिन अल्फा जो है वो ट्रीट करती है उन पेशेंट को जिनमें एनीमिया एसोसिएट करती है क्रोनिक रीनल फेल्यूर से, ठीक है। क्योंकि इपोएटिन की जो इरिथ्रोपोएटिन की प्रोडक्शन है वो किडनीज से होती है, और उनकी प्रोडक्शन ना होने की वजह से नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होती है, और वो एनीमिया जो रीनल फेल्यूर से होती है, एसोसिएट करती है, तो उसके लिए हम इपोएटिन अल्फा का यूज़ करेंगे ताकि वो एनीमिया ट्रीट हो जाए। देन इट ट्रीट्स एनीमिया एसोसिएटेड विथ जाइडोविडाइन थेरेपी इन पेशेंट विथ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब वो एनीमिया जो कि एसोसिएट करती है जेडोव्यूडाइन थेरेपी के साथ उन पेशेंट्स में जिन पेशेंट्स में क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए भी इपोएटिन अल्फा यूज़ की जाती है। देन ये क्या करती है, ये रिड्यूस करती है द नीड ऑफ एलोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी। अब इस ड्रग को यूज़ करके हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोक सकते हैं और इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि सर्जरी के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन परफॉर्म होती है। देन है डार्बिपोएटिन अल्फा। ये किसके लिए इंडिकेटेड है, इट इज़ इंडिकेटेड फॉर एनीमिया एसोसिएटेड विथ क्रोनिक रीनल फेल्यूर। अब जो ड्राबापोएटिन अल्फा है ये क्रोनिक रीनल फेल्यूर की वजह से जो एनीमिया होती है उसके लिए ये इंडिकेटेड है। तो ये है इसकी सिंपल सी फार्माकोथेरेपेटिक्स। नाउ हम देखेंगे ड्रग इंटरेक्शन। तो ये ड्रग जो है ना बहुत अच्छी ड्रग है, इसका कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता, सो नो ड्रग इंटरेक्शन एग्जिस्ट। नाउ इसके लेकिन एडवर्स रिएक्शन होते हैं। सो एडवर्स रिएक्शन में सबसे पहले है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन है इपोएटिन अल्फा एंड ड्राबिपोएटिन अल्फा का। अदर एडवर्स रिएक्शन क्या है, हेडेक हो सकता है, ओके। हेडेक के बाद जॉइंट पेन, नाजिया एंड वोमिटिंग, एडिमा हो सकता है, एडिमा यानी सूजन हो जाती है, फटीग मतलब थकावट, डायरिया, सीजर्स, चेस्ट पेन यानी चेस्ट में पेन होगा, स्किन रिएक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। अब जहाँ से हम इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पर स्किन के रिएक्शन अगर हो सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रोक हो सकता है, डेजीनेस यानी चक्कर आ सकते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी जो डीप वेन है उनमें क्लॉट फॉर्मेशन बन जाती है इस एनीमिया यानी इस कंडीशन की वजह से और इस ड्रग को ज़्यादा लेने से, ओके। देन है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, ठीक है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक भी हो सकते हैं।